जरदारी पे था कि डिप्टी हम सेनेट के चेयरमैन को कैसे हटाएंगे। तो कुछ इल्जाम भी जरदारी पे आया कि उसने ठीक नहीं किया। उससे पहले जब वो इलेक्ट हुआ था यही कहा गया कि जरदारी ने वोट खरीदे हैं। तो जरदारी इंपॉर्टेंट है उसके हवाले से, लेकिन जरदारी इंपॉर्टेंट फिर बनता है बलूचिस्तान में अगर इंपॉर्टेंट बनना हो कि जरदारी के पीछे कोई कुव्वतें खड़ी हों। क्या जरदारी के पीछे ऐसी कोई कुव्वत खड़ी है जो ये चाहती है कि अख्तर मेंगल को काबू में रखा जाए और उसे इमरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए? अगर ये बात है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी ये है, अभी बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ होने के बाद कुछ भी फिर आखिर में फायदा हो सकता है। अगर किसी को जरूरत पड़ी कि हम अब इस सिस्टम के तहत नहीं आगे बढ़ सकते, कुछ और लोगों की जरूरत पड़ी, तो मेरे ख्याल में फिर ये लोग काम आएंगे। सर हुकूमत भी तो कोशिशें कर रही है इनको मनाने के लिए, किस हद तक कामयाब होगी? कोशिश कर रही है हुकूमत की कोशिशें तो इस लिहाज से जरा मुश्किल हो गई हैं कि ये इनका मामला काफरी का नहीं है या नाराज हुए मन गए नाराज। ये असूली किस्म के सियासतदान है और बलोच कौम परस्त है और बलोचिस्तान में भुगती के बाद इन्हें ये गुमान है कि इनकी क़यादत का जो सिक्का बैठ सकता है, तो इसलिए कोशिश करेंगे अपनी क़यादत का सिक्का बैठाने की और चलाने की। पहले भी इनका ये मामला हुआ था, ये काफी दफा पहले इनके ये मसले हुए, बाद में फिर इनकी दोस्ती हो गई। ये अताउल्ला मेंगल जो थे, इनके वालिद जो थे, वो भी पहले उन्होंने हुकूमत बनाई थी, बजिज्जो ने, उन्होंने और मरी ने मिलकर, लेकिन भुट्टो साहब ने वो हुकूमत टॉपल कर दी, उनकी जगह मुफ्ती को ले आए थे और फिर उसके बाद इन पर मुकदमा हैदराबाद साजिश केस का चला, उसके पास ज़रा ये बदल गए। लेकिन अख्तर मेंगल आए, वो भी बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी रहे, बहुत सी सियासत भी की। उनका भाई जो है वो एक तरह से इनकलाबी टेररिस्ट जो भी कह लीजिए वो उस सब पे खड़ा है, तो ये दूसरे सब पे खड़े हैं। ये कभी कभी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाते हैं, कभी कभी इस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाती है, तो नाराजगी खुलकर जाहिर करते हैं और बस इनका यही मामला है। उस टाइम तो जहांगीर तरीन और परवेज खटक थे, तो जहांगीर तरीन के वो वाले अफराद अहम नहीं होते, वो कोई भी कर सकता है अगर करना होगा तो, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी जहांगीर तरीन से कोई दोस्ती नहीं है, वो जो उनके नुमाइंदे हैं और नुमाइंदे के तौर पे काम करते थे, पहुंच सकते थे, तो उस लिहाज से काम कर रहे थे। सर अगली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 18वीं तरमीम को नजरसानी के काबिल और एनएफसी अवार्ड को नाकाबिले अमल करार दे दिया है। पहले उसका शॉर्ट सुन लेते हैं, इस पर बात करते हैं। शुरू होता है फेडरेशन 700 अरब रुपए के खसारे से, तो सारा जो फेडरल बजट पर बनता है वो सारे कर्जे लेके बनता है। बिल्कुल एक अनफीजिबल है, ये कोई दुनिया के अंदर ऐसा बजट नहीं बनता। जिन्होंने भी ये शुरू किया था जब भी 18th अमेंडमेंट, उन्होंने पूरी तरह सोचा ही नहीं कि ये कैसे, कौन सी दुनिया में किस तरह का सिस्टम चल सकता है। इसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत है। 18th अमेंडमेंट में कई ऐसी चीजें इन्होंने जल्दी जल्दी में डाल दी हैं जिनको रिव्यू करना पड़ेगा। मसलन मोहलियात सारे पाकिस्तान में एक ही जगह से होनी चाहिए। अब आप एक सुबह दरिया अपना साफ कर लो सारा, और आप यहाँ से साफ कर लें, ऊपर से सारा दरिया के अंदर गंदा है, आपके यहाँ आर्सेनिक पॉइजनिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि लोगने की चीज़ों की। अब चारों सूबों के अंदर अपनी अपनी स्टैंडर्डाइजेशन है। आके एक कंपनी आके फैक्ट्री लगाती है एक सूबे में, वो दूसरे में जा नहीं सकती वो, और उसमें फिर पैसा बनता है हर जगह लाइसेंस में। सो कई चीज़ें इन्होंने गलत कर दी हैं। जो सबसे बड़ी बात है जो एनएफसी अवार्ड है, यानी ये कैसा सिस्टम बनाया है कि जब फेडरल गवर्नमेंट अपने सारे सूबों को पैसे दे देती है, डिफेंस दे देती है, कर्जे की किस्तें, वो तो सारा कॉमन चीज़ें हैं सारे सूबों के अंदर, तो फेडरल गवर्नमेंट 700 अरब रुपए के खसारे में चली जाती है। बाकी सारा बजट कर्जे लेके करती है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत है। इसका ये नहीं मतलब कि डेवोल्यूशन को कोई पुल बैक कर रहा है। कई चीजें जो 18वीं तरमीम में उन्होंने जल्दी जल्दी की हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एनसीसी की मीटिंग हुई है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमने बैठ के कंसेंसस से फैसला किया। उसके 1 घंटे के बाद जाके टीवी पे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के वजीर कुछ और ही बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है। विलेज काउंसिल्स को नीचे फिर एम्पावर किया, पैसा डायरेक्टली प्रोविंशियल फाइनेंस बोर्डों का डायरेक्ट पैसा किसी के थ्रू नहीं जाएगा, डायरेक्ट विलेज काउंसिल्स को जाएगा। जी सर, एनएफसी वार्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि कैसा सिस्टम है। पहली बार हुआ है कि ये खुल के बात की इन्होंने, और जो इतराजात हैं एनएफसी वार्ड पे तो खैर दूसरे हैं। असल मसला ये होता है कि ये 18वीं तरमीम के तहत इन्होंने ये कहा कि जो चीफ मिनिस्टर है वो आमर बन गया है, तो वजीर आजम आमर नहीं बन गया। यही इल्जाम है ना कि पार्लियामेंट से पूछते नहीं, किसी से पूछते नहीं। डिक्टेटोरियल हुकूमत पाकिस्तान में कायम है, एक नैब बना रखी है, वो पकड़ती है, पकड़ के ले जाती है और छोड़ती नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो कुछ इतराजात हैं
इतराज़ात सॉल्व होने वाले हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा ये मसला 18वीं तरमीम से पहले भी ये था। मुझे याद है कि सन 91 में नवाज शरीफ ने एक ब्रीफिंग दी थी, उसका इतना हम डिफेंस पे खर्च करते हैं, इतना हम डेट सर्विसिंग में देते हैं, बाकी तो बचता ही कुछ नहीं है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि बस मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि भाई 4000 हम कमाते हैं रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू का मतलब है टैक्स हम इकट्ठा करते हैं, 4000 में 2300 सूबे ले जाते हैं, बाकी 1700 रह जाते हैं, 1700 में 1100 हम डिफेंस के लिए दे देते हैं, बाकी 1600 या कितने सौ हमें देने होते हैं डेट सर्विसिंग के लिए। जब कर्जे अदा करते हैं तो वो भी हम कर्जे लेके अदा करते हैं, बाकी मुल्क कहां से चलाएं? ये हमारा एक क्रॉनिक मसला है। ये जो कहते हैं कि सागदार ने बजट बनाया जिसपे हमें डेफिसिट दे दिया, तो मुल्कों के डेफिसिट वैसे नहीं हुआ करते जैसे पर्सनल कर्जे के डेफिसिट हुआ करते हैं, वो सॉल्व हो जाता। लेकिन मसला ये है कि जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं कि वफाक के पास, वफाक अगर कर्जे लेता है तो पूरे मुल्क के लिए लेता है, लेकिन अदा वो करे। और जो अगर डिफेंस का मामला है तो पूरे मुल्क का मामला है, वो कहते हैं अदा ये करे। जब अदा ये करे तो उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? वो आप कहते हो सूबों को ज्यादा हिस्सा हमें दो और ये करो, और ये कहते हैं कि ये सूबे उड़ा देते हैं। यानी जो हमारी बेसिक चीजें हैं जरूरी करना और हल करना, वो हमारे कर्जे हैं जिनको हमें अदा करना है, हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं जिनको हमने मजबूत करना है, उसके लिए पैसा नहीं बचता। फिर बड़ी अच्छी बात तालीम के बारे में था कि हर सूबा अगर अपना निज़ाम तालीम लेकर आएगा, सारे तालीम लेकर आएगा तो ये गलत होगा। मिसाल के तौर पर अभी वो राजा दहार को अपना हीरो बना ले, वो बाबा गफार को अपना हीरो बना ले, पंजाब वाले किसी दुल्ला भट्टी को अपना हीरो बना ले, तो मुल्क क्या बनेगा? तो वो कहते हैं कि निसाब तालीम तो कम से कम जो है ना, ये वफाक का मसला होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इन्होंने माहौलियात की बात की कि हम आधा दरिया साफ करते हैं, आधा दरिया आप गंद डाल देते हैं, उसका क्या बनेगा? तो इमरान भी एक तरह की एक नई इसमें नुक्ता डाला है। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो वफाक के करने के हैं, सूबों के करने के नहीं है। और कुछ इख्तियारात हमने इस तरह दिए हैं सूबों को कि उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर आमर बन के रहेंगे। आमर नहीं, आपकी आमरियत के सामने एक कुव्वत खड़ी हो जाती है। और इस वक्त सूरत हाल ये कि उस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अच्छी बात है, पंजाब के भी इख्तियारात आ जाते हैं और पंजाब एक मजबूत सूबे के तौर पर उभरता है। तो ये सारी सूरत हाल में इमरान जो बात कहते हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये पहली बार ये हुआ है कि उन्होंने कहा NFC अवार्ड में भी क्या होता है, मीटिंग होती है, कहते हैं हम एग्री करते हैं, अगले मीटिंग कर देते हैं, कहते हैं। अच्छा, उनके एतराज़ात तो रहते हैं, आपने क्यों नहीं आने दिया उसको NFC अवार्ड के लिए इस्लामाबाद? आपने क्यों अपने वज़रा आला को आकर अपने घर रहे, वहाँ लॉन्ग डिस्टेंस पे गुफ्तगू करें? उन्होंने कहा इस्लामाबाद आ जाते हैं, इस्लामाबाद में होटल में बैठ के हम लॉन्ग डिस्टेंस कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, इधर नहीं आई, बड़ा खतरा है। तो ये सूरत हाल ऐसी है जो ना वफाक बात मानता है, और जिस तरह ये 18वीं तरमीम के खिलाफ लगे हुए हैं, ये अपनी कुव्वत पर नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि ये चूंकि इसमें डिफेंस का मसला भी है, डेट सर्विसिंग का मसला भी है, इसलिए फौज हमारी मदद करे। तो मेरे ख्याल में ये सोच जो है ये मुनासिब नहीं है। जी सर, अगले मौजूद की जानिब बढ़ते हैं। इमरान खान ने पेट्रोल बहरान में मुलविस कंपनी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत करते हुए मुलविस अफराद को गिरफ्तार और जखीरा शुदा पेट्रोल को जबरी तौर पर मार्केट में सप्लाई करने का हुक्म दे दिया है। अब इतने दिन गुजर गए, आधा महीना गुजर गया है, अब आप लगे हैं कि जी आप पेट्रोल को मार्केट में लेके आएंगे। जी इतने दिन जो नहीं आया, आप वो कोर्ट में चले जाएंगे, उनके अपने दलाइल होंगे, उनसे पता चलेगा कि आपकी अपनी हमाकतें खुल के सामने आएंगी कि आपने क्या हमाकतें की थी, आपने ऑर्डर दिए थे कि नहीं दिए, आपने उनको तेल खरीदने के लिए रोका था कि नहीं रोका था। बहुत सी बातें सामने आएंगी। लेकिन बात यह है कि अगर आप में हिम्मत है, तप्पड़ है, ऑयल कार्टर बहुत मजबूत होते हैं, ये शुगर माफिया से बड़े होते हैं। अगर आप इनको काबू कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं,